अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़े थे द ड्रग्स एक्ट 1976, फोरेंसिक फार्मेसी का सिलेबस कवर कर रहे थे और उस हवाले से हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 को अब हम देख रहे हैं। उसमें हमने जो देखा, साथ साथ अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, एमसीक्यूज़ वाइज देख रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, हमने उनको भी कवर किया साथ साथ। अब हमारा चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका सेक्शन 28 जो है। यहाँ से आज हम करेंगे कंटिन्यू पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। ठीक है, हमने पहले सेपरेट पेनल्टीज़ पढ़ ली थी। अब वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस यानी कि वो गलती दोबारा दोहराई जाती है तो उस नतीजे में क्या होगा कि ज़ाहिर है पेनल्टीज़ जो है वो नेक्स्ट टाइम स्ट्रिक्टेड होंगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम। तो अब कहता है कि जो सेक्शन 27 का 1 वाला पोर्शन था, उसका 1 वाला सब सेक्शन था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसके करता है, किसी अडल्ट्रेटेड ड्रग की कर रहा है या सुपूरियस ड्रग की कर रहा है या ऐसी ड्रग जो डेथ काज करती है, फिजिकल डिसेबिलिटी काज करती है, रजिस्टर्ड नहीं है, लाइसेंस नहीं है। कहता है अगर वो गलती वो वाली दोहराएगा दोबारा तो क्या होगा। अब आप ज़रा जहन में दोहराएं कि उसकी क्या पेनल्टीज़ थी, या एटलीस्ट सामने कापी रख लें जैसे मैंने रख ली है। ठीक है, तो उसमें जो है वो 3 ईयर्स तक सज़ा हो रही थी, इसमें कहता है 5 ईयर्स तक सज़ा होगी। उसमें 1 लाख रुपीज़ थे, इसमें 2 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स भी हुई हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। उसमें 2017 में कितनी थी, 3 से 10 ईयर्स तक, और 2018 में उनकी दोनों सेम टू सेम अमेंडमेंट्स थी। ठीक है, इसमें भी अमेंडमेंट सेम है। कहता है कि उसमें 3 to 10 ईयर्स थी, इसमें 10 ईयर से लाइफ टाइम। ठीक है, उम्र कैद हो सकती है। उसमें 25 से 50 मिलियन तक था, इसमें 50 मिलियन से जो है वो 100 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है अगर वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था, उसका फर्स्ट सबसेक्शन था, उसको दोबारा दोहराते हैं तो। अब सेकंड पॉइंट में कहता है कि अगर सेकंड वाला सब सेक्शन दोहराया जाए, सेकंड सब सेक्शन में हमने पढ़ा था काउंटरफीट ड्रग अगर वो बना रहा होता है या वारंटी गलत होती है, किसी और ड्रग की वारंटी इस्तेमाल करता है, रजिस्टर्ड जो है रजिस्ट्रेशन किसी दूसरी ड्रग की इस्तेमाल करता है, या उसके अंदर होली या पार्टली मिक्सिंग हुई होती है किसी और चीज़ की ड्रग के अलावा। ठीक है, ताकि उसे फाइनेंशियल गेन हासिल कर सके, यानी मिलावट होती है। तो उसकी हमने क्या पेनल्टीज़ पढ़ी थी, उसकी पेनल्टीज़ हमारे पास अगर आप देखें तो उसने कहा था 7 साल तक जो है वो कैद हो सकती है, 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं 10 साल, 2 से लेके 10 साल तक कैद हो सकती है और 2 लाख जुर्माना होगा। उसमें हमने पढ़ा था कि 2 से 7 साल जो है वो 2017 में, 7 ईयर्स तक 2018 में अमेंडमेंट आई थी। जुर्माना 2017 में कितना था, 3 से 10 मिलियन तक, और 2018 में जो है वो 1 मिलियन तक था। अब अगर यहाँ पे आप देखें, उसको कंपैरिजन करें साथ इसका, ठीक है, तो कितने साल उसमें था, 2 से 7 साल तक। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 5 से 10 साल तक। ठीक हो गया। 2017 में उसमें कितनी थी, 2 से 7 ईयर्स तक थी, और 2017 अब रिपीटेडली जब कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ऑफेंस तो 5 से 10 ईयर्स तक जा रही है जो पनिशमेंट है उसकी, इम्प्रिजनमेंट। और 2018 में पहले हमने अप टू 7 ईयर्स पढ़ा था, अब इसमें क्या कह रहा है, 2 से 10 ईयर्स तक जो है ना वो उसकी पनिशमेंट चल सकती है इम्प्रिजनमेंट की। और सज़ा जो हमने पढ़ी थी वो 10 मिलियन तक थी, 3 से 10 मिलियन तक। तो यहाँ पे वो कहता है कि 30 मिलियन से 70 मिलियन तक। ठीक है, यानी 3 करोड़ से 7 करोड़ के आसपास बनती है। 30 मिलियन से 70 मिलियन तक 2017 में, 2018 में थोड़ी कम कर दी गई। कहता है कि 1.5 मिलियन तक, यानी कि तकरीबन 3 लाख से 15 लाख कह लें आप, 1.5 मिलियन तक उसकी सज़ा जो है वो चल सकती है। फिर सेक्शन 4 की पेनल्टी हमने क्या देखी थी, सेक्शन 4 में अगर आप देखें तो कहता है 5 साल तक जो है वो कैद हो सकती है और 50,000 तक जो है जुर्माना हो सकता है। और उसी हवाले से उसने कहा है कि यहाँ पे फिर कितनी होगी, कहता है 7 ईयर्स तक जो है वो कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, या दोनों साथ हो सकते हैं। वहीं अब हम उनके अगर अमेंडमेंट्स देखें तो 2017 में कह रहा है 90 डेज से कम 90 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर्स तक जो सज़ा हो सकती है। और जो है ना वो 10 लाख से 1 करोड़ तक तकरीबन जो है वो जुर्माना हो सकता है। और यहाँ पे हमने कितनी देखी थी, 30 डेज से 5 ईयर्स देखी थी, कहते 30 डेज से 5 ईयर, और वहाँ 90 डेज से लेके 10 ईयर्स तक जा रही है। यहाँ 5 लाख से 5 मिलियन तक, यानी 50 लाख तक बात जा रही थी। यहाँ पे जो है वो 10 लाख से 1 करोड़ तक बात जा रही है। ठीक है, 5 का 10 बन गया, 5 मिलियन का जो है वो कैसे कहते हैं, 1 करोड़ बन गया, मतलब 50 लैक्स था, ये तो डबल हो गई। और 2018 की अगर हम बात करें तो इसमें 5 ईयर्स तक चल रही थी सज़ा, तो यहाँ 10 ईयर्स तक हो गई। ठीक है, 30 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक, और इधर जो है वो 5 लाख जुर्माना हो रहा था, यहाँ 10 लाख तक जुर्माना जा रहा है, तकरीबन इधर भी डबल हो गया। ठीक है, 3 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है वो जा सकता है। फिर 2018 में हमारी एक अमेंडमेंट आई है 28A,
सो दिस वन, ये लाइन के नीचे वाली जो है वो आपके पास ये वाली 28A है। ठीक है, 28A के मुताबिक वो कहता है रिकॉल ऑफ ड्रग्स, के ड्रग्स जो हैं वो गवर्नमेंट ज़ब्त कर लेगी, उन्हें मंगवा लिया जाएगा। कहता है कि अगर एक पर्सन जो है वो इस तरह से उसने जो है ना ऑफेंस कमिट किया है इस तरह से, यानी कि मतलब कोई उसने मिक्सिंग वगैरह की थी इस लिहाज से, लेकिन कहता है उसके नतीजे में किसी की डेथ नहीं हुई, ठीक है, एनी डेथ, किसी की डेथ नहीं हुई या उसको फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हुई, ठीक है, तो उसको जो है वो ऑफेंस ही नहीं कहेंगे हम। उसमें सिर्फ ये करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो उसकी ड्रग्स सारी की सारी मंगवा लेगी और उसको जो है ना बोलो वार्निंग वगैरह दे दी जाएगी। यानी उसको अगर उसकी ड्रग से जो है किसी की डेथ नहीं हो रही, किसी की फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं हो रही, तो उसको ऑफेंसिव नहीं समझा जाएगा। फिर फोर फीचर जो है वो कब्ज़ा करना, जब्त करना, असासे जब्त किए जाते हैं। अब वो कहता है कि वो जो गलत किस्म की दवाइयाँ बन रही हैं उनकी दवाइयों में जितने भी रिसेप्टिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, पैकेजेस, कवरिंग इस्तेमाल हो रहे हैं, एनिमल व्हीकल्स, वेसल्स, कुछ भी इस्तेमाल हो रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब जो भी उससे रिलेटेड होगा, कहता है कि वो जो है कहेगी कि हमें फोरफिट कर दी जाए, मतलब वो जब्त कर लेंगी इन असासों को और फिर उन असासों को जो है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रॉय या डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, मे बी डिस्पोज ऑफ, जो जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हमें बताएगी उसके अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब जो भी हमें एडवाइस दी जाएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से उस ड्रग को जो है डिस्ट्रॉय या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। फिर आगे कह रहा है कि अगर एक इंस्पेक्टर जो एप्लीकेशन लिखता है आगे अथॉरिटीज़ को, उन्हें बताता है कि यहाँ पे जो है ना इस तरह की ड्रग्स बन रही हैं, तो ड्रग कोर्ट क्या करेगी, वो इंक्वायरी करवाएगी और उन सारी ड्रग्स को कहेगी कि इन्हें फॉरफिट कर दिया जाए, और फिर उसके मुताबिक जो है ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो सी भी है जिसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इंस्पेक्टर अगर फेडरल गवर्नमेंट का है तो फेडरल गवर्नमेंट, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब जो उनसे भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट होगी फिर वो उसे एडवाइस करेगी कि किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय और डिस्पोज ऑफ करना है। फिर हमारे सब सेक्शन 3 में कहता है कि इंस्पेक्टर जो है अगर उसने कोई चीज़ सीज़ की हुई है, कोई ड्रग, कोई आर्टिकल कुछ भी लिया हुआ है, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि अब जो है मतलब इन्होंने ड्रग को, हमारे जो ड्रग एक्ट है उसको कंट्रावीन नहीं किया, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, तो फिर वो सारी की सारी जो है ना उसको जो भी सीज चीज़ें होती हैं वो वापस कर दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 30 है जो कोग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस है। तो आपसे पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकता है कोग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस कौन से सेक्शन में है, तो आपको कहना पड़ेगा मतलब ये सेक्शन नंबर 30 में आ रही हैं। ठीक है, कोग्नाइजेंस क्या होते हैं कि दो तरह के ऑफेंसेस है, कोग्नाइजेबल और नॉन कोग्नाइजेबल। कोग्नाइजेबल वो होते हैं जिन पे प्रोसिक्यूशन होती है, जिन पे एफआईआर कट जाती है। ठीक है, नॉन कोग्नाइजेबल ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिन पे वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है या छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो कहता है ये जो है ना सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 19 क्या था, प्रोसीजर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। तो अब वो ड्रग इंस्पेक्टर हमारा फेडरल भी हो सकता है, प्रोविंशियल भी हो सकता है। ठीक है, तो फेडरल जो है वो कहता है कि सेक्शन 23 जो हमारा प्रोहिबिशंस का सेक्शन था, जिसमें हम कहते थे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के प्रोहिबिशंस हम करते थे कि इस तरह की ड्रग जो है काउंटरफीट, सुपीरियस, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड ड्रग, इस तरह की कोई ड्रग आपने मैन्युफैक्चर नहीं करनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करनी। और सेक्शन 24 हमारा जो है वो एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल का जो है ना वो सेक्शन था। ठीक है, तो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो लाइसेंस नहीं है उसका, कौन सी ड्रग रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि देखना है उसने, उसको पहचानना है कि ये ऑफेंस जो है वो कोग्नाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, प्रोविंशियल में भी कहता है कि अब उसके अलावा कोई और अगर ऐसा मामला हो सकता है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, जैसे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये काम जो है ना इधर तवज्जो फरमाई जाए, इधर देखा जाए, तो पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से देखते हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेके कोई काम किया जाता है। कहता है कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो एमसीक्यू भी आ सकता है आपसे यहाँ पे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो किस तारीख को या किस सन में है, तो वो 1898 में है। फिर आगे कहता है कि 27(1) का जो सेक्शन है ना उसके अलावा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन कोगनाइजेबल हैं। जो 27(1) का सेक्शन है ना वो हमारे पास आता है कोगनाइजेबल में। ठीक है, तो पेनल्टीज़ में हमने देखा था कि सुपूरियस ड्रग थी, उसमें अडल्ट्रेटेड ड्रग्स या ऐसी ड्रग्स जो डिसेबिलिटी काज कर रही हैं, डेथ काज कर रही हैं, वो हमारी 27(1) में आती हैं, या ऐसी ड्रग्स जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी हुई, लाइसेंसिंग नहीं थी हुई, यानी जो नॉन कोगनाइजेबल है उन पे एफआईआर वगैरह नहीं कटती और उनको जो है हम वार्न करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट्स आई थी 2017-18 में, उसमें कहा कि जो उसके अलावा जितनी है ना वो भी कोगनाइजेबल हैं, और ये 27(1) वाली भी कोगनाइजेबल हैं और नॉन वेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, वो ये कि उसने कहा है कि ये वाली जो इनके अलावा हैं वो नॉन कोगनाइजेबल हैं। 2017-18 में वो कहता है कोगनाइजेबल होंगी इन केस अगर कंप्लेंट आएगी हमारी अथॉरिटीज़ की।
ठीक है, जैसे PQCB है तो उसकी अगर कंप्लेंट आएगी, बहरहाल उसको ओमिट कर दिया गया था 2018 में। ठीक है, तो यानी उसमें जो है ना ये अमेंडमेंट आई थी। दूसरी ये चीज़ उसने कही कि मतलब जो 27 वाली हैं वो कोगनाइजेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं, यानी उनके ऊपर बेल वगैरह जो है वो नहीं हो सकती। फिर कहता है कि जो केस चल रहा होगा वो ड्रग कोर्ट वगैरह जो है वहाँ पे चलेगा, तो नो अदर कोर्ट देन द ड्रग कोर्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी भी ये आ रही हैं पनिशेबल ऑफेंसेस, तो उनका फैसला जो है वो ड्रग कोर्ट करेगी। ठीक है, तो जो 2017-18 की हैं उसमें अमेंडमेंट की गई, तो ये जो बी वाला पोर्शन है ये 2A बन गया। ठीक है, फिर 3 वाले सबसेक्शन में कहता है कि आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप प्रोसिक्यूशन से बचना चाहते हैं, फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, आप चाहते हैं प्रिवेंट हो जाओ कि आपके ऊपर किसी किस्म का लॉ वगैरह ना आए, आप कहीं से जो है ना वो रोज़ाना आपके लिए खुल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो ड्रग कोर्ट आपके ऊपर फैसले कर रही है उसको आप जो है ना वो किसी तरह से ओमिट नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर जो है ना वो अब होंगे ही होंगे। फिर ड्रग कोर्ट्स हैं, ड्रग कोर्ट जो है कहता है फेडरल गवर्नमेंट डेवलप करता है, एस्टेब्लिश करता है, उसको अपनी मर्ज़ी से जितने उसके दिल करता है वो जो ना ज़ाहिर है कि अब उसने देखना है कि कितनी ड्रग कोर्ट्स की ज़रूरत है। तो कहता है कि उनको नोटिफिकेशन से एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, साथ उनकी टेरिटोरियल लिमिट्स जो है ना वो बताता है। ठीक है, अब ड्रग कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर पहले उसने बताया हुआ है कि कौन-कौन आ जाता है उसमें। ठीक है, ड्रग कोर्ट का कौन-कौन सा मेंबर हो सकता है। जैसे कह रहा है कि उसमें जो है वो एक चेयरमैन होगा जो क्वालिफाइड होगा हाई कोर्ट के जज के मुताबिक, या वो हाई कोर्ट का जज रह चुका होगा या वो रह सकता है, यानी बन सकता है हाई कोर्ट का जज, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होती है। उसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं, एक हमारे पास मेडिकल टीम का होता है और एक फार्मास्यूटिकल फील्ड का जो है ना वो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट डिसाइडिंग द एप्लीकेशन इन ऑफ बेल, बेल के लिए, बेल को मंजूर करने के लिए कहता है एक कोरम बनाना पड़ता है। ठीक है, कोरम बनाना पड़ता है, उसमें एक तो ये चेयरमैन होगा और एक इनमें से कोई मेंबर जो है ना वो मेडिकल का या फार्मास्यूटिकल का। ये 2 लोग अगर मुत्तफिक हो जाएंगे ना एक फ़ैसले पे बेल वगैरह के सिलसिले में भी, तो उस बंदे की बेल हो सकती है। ठीक है, अगर सिर्फ़ एक बंदा होगा ना कि भई इसको बेल कर दी जाती है, तो तब ये पॉसिबल नहीं है कि इस कोरम को डेवलप कर दिया जाता है, फिर एक चेयरमैन और एक जो है ना एक्सपर्ट मिलके उसके बेल का फ़ैसला कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ड्रग कोर्ट ऐसी जगहों पे काम करेगी जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट उसको कहेगी। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक, सेशन कोर्ट के मुताबिक उसको पावर दी गई है, और कहता है कि अगर उसका कंपोजिशन चेंज करता है, ज़ाहिर है इसने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक इसमें चेयरमैन और एक्सपर्ट्स रहेंगे। ठीक है, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है ना वो चेंज कर दिए जाएंगे, चेयरमैन नया आ जाएगा, एक्सपर्ट्स नए आ जाएंगे। तो कहता है अब ये नहीं होगा कि वो नए आएंगे तो कहेंगे कि पुराने जो उन्होंने मतलब सुनी है, हियरिंग वगैरह की है, तो वो दोबारा होगी। ठीक है, जो एविडेंसेस पहले से मौजूद हैं वो उनकी बेसिस पे फैसला करेंगे, वो दोबारा से किसी को वहाँ पे नहीं बुलाएंगे। ठीक है, कहता है कि अगर कोई प्रोसीजर हमें नहीं बताया हुआ कि इस केस में हमने क्या करना है, तो हमने हेल्प लेनी है किससे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, और उसके मुताबिक जो है ना वो ट्रायल्स वगैरह करने हैं। फिर ये जो 7-8 वाला पॉइंट है ये ओमिट कर दिया गया था इन 2017-18, और उसकी जगह जो है 2017 में 31A का पोर्शन जो है वो शामिल किया गया है। दिस इज़ आवर 31A। तो वो क्या बताता है इसमें कि अगर आपको जो है ना वो कोर्ट का फ़ैसला अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या कर सकते हो कि 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है जो उसका मतलब फ़ैसला हुआ है, हाई कोर्ट लेके जाओ अपना मामला। ठीक है, हाई कोर्ट फिर फ़ैसला करेगी, और जो फ़ैसला आएगा वो मतलब बताया जाएगा जो पार्टीज़ हैं दोनों, उस बंदे को भी और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी। ठीक है, और कहता है कि इस सिलसिले में लिमिटेशन एक्ट 1909 जो है 1908, उसका जो है ना हेल्प ली जाती है, उसका सेक्शन नंबर 5 और 12 की। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि लिमिटिंग एक्ट जो है वो किस सिन में हुआ था, तो वो 1908 में, उसके सेक्शन नंबर 5 और 12 को यूज़ किया जा सकता है इन केस अगर उसको अपील करनी है। फिर हमारी प्लीज़ वगैरह हैं, प्लीज़ में क्या होता है कि वो जो हैं दरख्वास्त दायर करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था मेरे ऊपर ये जो है ना वो क्यों प्रोसिक्यूशन की जा रही है, क्यों केस किया जा रहा है, मैं तो लाइल्म था इस मामले में। ठीक है, तो ज़्यादातर ये होता है कि उनके जो है ना नो डिफेंस, यानी कोई फ़ायदा नहीं होता उनको इस तरह की बातें करने का, कि जैसे वो कहते हैं कि इग्नोरेंट ऑफ नेचर, मुझे तो इल्म नहीं था, या फिर जो वहाँ पे ऑफेंस हो रहा था उसके बारे में मुझे नहीं था पता, ऑफेंस कमिटेड, और जो सर्कमस्टांसिस थे वहाँ पे मुझे पता ही नहीं था, ये तो स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ मैंने जो है वो सिर्फ एनालिसिस और टेस्ट पर्पज़ के लिए ख़रीदारी की थी। ऐसी चीज़ें जो है कहता है काबिल कबूल नहीं है। फिर कहता है कि अगर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जा रहा है जो सिर्फ उसकी कह लो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करने के लिए है, कि उसकी कंजम्पशन में हेल्प करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम जब अपने टैबलेट्स वगैरह में स्टार्च डालते हैं,
ठीक है। तो कहता है कि इसका मकसद जो है वो बल्क इंक्रीज़ करना या वेट इंक्रीज़ करना ना हो, इसका मकसद क्या हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, तो वो फिर मतलब उस पे कोई मसला नहीं है। और कहता है कि अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाए कि मतलब ये अगर उस कंपाउंड को जो हार्मफुल कंपाउंड डाला है उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है तो वो उसकी अपनी गलती नहीं है, ठीक है। यानी टेम्परेचर वगैरह का उसने खूब ध्यान रखा है और ये डिकम्पोजिशन जो है वो नेचुरल फिनोमिनन है। अब ये उसने उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर से जो लास्ट सूट्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ। फिर आगे पॉइंट बताता है कि अगर ये वाले पॉइंट्स को साबित करने में कामयाब हो जाता है ना, तो तब उसके ऊपर से जो है ना लास्ट सूट ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कहता है कि वो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है, ना उस मैन्युफैक्चरर का एजेंट है, ठीक है। और उसको जो है वो जिस तरह से मेडिसिन मिली उसने उसी तरह से काम किया। क्या कह रहा है वो कि उसमें जो है कुड नॉट विद रीज़नेबल डिलीजेंस, के उसने जो है ना वो रीज़नेबल डिलीजेंस से काम किया है और उसको जो है वो किसी तरह से पता नहीं था चल सकता कि ये जो ड्रग थी वो ड्रग एक्ट की कंट्रावेंशन कर रही है या उसकी कह लो खिलाफ वर्जी कर रही है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जिस तरह से उसने उसको पोजेस किया, द ड्रग वाइल इन हिज पोजेशन रिमेन द सेम स्टेट, ठीक है, कि वो सेम स्टेट में रही। जैसे ही उसके पास ड्रग पहुंची उसने उसका खूब ख्याल रखा, उसका केयर की, उसको उसने अच्छी तरह से स्टोर किया स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वो सेम स्टेट में रही जब उसने एक्वायर की, उसमें किसी किस्म का चेंज ना आया। और ये ड्रग उसने कहाँ से एक्वायर की, उसने ड्यूली लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर से एक्वायर की, ठीक है, जिसने उसको वारंटी भी दी है रिटन वारंट के साथ। यानी उसने अपनी तरफ से स्पेसिफिकेशन पूरी की हैं। जो वारंटर था उसने उसको वारंटी भी दी है, उसने जो है ना वो लाइसेंस्ड होल्डर भी था, उसने साइन भी किए थे, उसने उसको बताया भी कि ये जो प्रोहिबिशंस हैं सेक्शन है उसमें से किसी भी प्रोहिबिशन मतलब ये उस तरह से नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है ड्रग, ये ड्रग एक्ट की खिलाफवर्जी नहीं करती, ठीक है। और उसके पास वैलिड लाइसेंस था। अब क्या होगा, अब इस बंदे की गलती नहीं है, इसने जो है वो एक ड्यूली लाइसेंस से मैन से लिया, उसने खुद भी ख्याल रखा मेडिसिन को, मतलब स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग रखा। अब गलती किसकी थी, जो वारंटर था उसने वारंट गलत दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि कहता है 7 दिन के अंदर अंदर उसने वारंटी की कॉपी जमा करानी है। वारंटर के बारे में उसका नेम और एड्रेस यानी उसका आता पता बताना है सारा हमारे इंस्पेक्टर को। और उसके अलावा उसने वारंटर को भी रिटर्न नोटिस लिख के बता देना है कि ये हुआ है मामला, तो मैंने तुम्हारा नाम आगे भेज दिया, ठीक है। आगे क्या है, कस्टम से रिलेटेड लॉ कहता है कि कस्टम एक्ट जो है वो 1969 का एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वो इस्तेमाल किया जाता है प्रोहिबिशन वाले ड्रग्स पे, यानी कि जो ड्रग्स प्रोहिबिटेड हैं, और जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनको इस लिहाज से पावर्स भी दी जाती हैं कि वो ये काम कर सकें। क्या पावर दी जाती है कि वो किसी सैंपल को जिसको वो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें अडल्ट्रेटेड ड्रग होगी या इस तरह की, तो उसे डिटेन भी कर सकते हैं, उसका सैंपल लेके आगे लेबॉर्ट्री में भेज भी सकते हैं, ठीक है। कस्टम ऑफिसर्स वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डील करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। ऑफेंसेस बाय कंपनीज कहते हैं कंपनीज जो ऑफेंस करती हैं तो उसमें क्या होता है कि कंपनी के सारे लोग मुलविस हो जाते हैं। जैसे कंपनी है पूरी की पूरी, कॉरपोरेशन है, इंस्टीट्यूशन, सारे डायरेक्टर, सारे पार्टनर्स और एम्प्लॉयज़ वगैरह, यानी सारे के सारे जो है ना मुलजिम करार पाते हैं और उन सब के खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाता है। फिर है पब्लिकेशन ऑफ ऑफेंडर्स नेम, तो जो ऑफेंडर होगा उसका उसका नाम, उसकी जो रेजिडेंस की यानी उसका पता है, वो उसने क्या ऑफेंस किया था, उसको क्या पेनल्टी भुगतनी पड़ी है, वो सारी की सारी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाई जाती है और उसको पब्लिश करने के पैसे भी उसी बंदे से लिए जा रहे हैं, ठीक है। दो उसकी थोड़ी बहुत डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दी थी। तो आगे पावर टू एग्जाम्प्ट है। पावर टू एग्जाम्प्ट क्या है उसमें कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गज़ट में या नोटिफिकेशन के थ्रू बता देगी कि ये वाली ड्रग या इस वाली क्लास की ड्रग जो है उसके ऊपर जो है मतलब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। वो अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी ड्रग को एक्सेप्शनल केस यानी कह लो बना सकती है। इंस्पेक्टर हमारे पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, या पाकिस्तान पेनल कोड जो है उसके सेक्शन 21 में बता दिया गया है। इंडेमनिटी यानी कि अगर हमारा कोई इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट ऐसा स्टेप उठा रहे हैं कि जिसका रिजल्ट हो सकता है बुरा निकल आए, लेकिन उन्होंने गुड फेथ में किया था, यानी कि वो भले के लिए कर रहे थे, अच्छाई के लिए कर रहे थे, तो उनके ऊपर किसी किस्म का तो केस नहीं किया जाएगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग, कोई प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ नहीं की जाएगी। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर यानी कि हमारे बोर्ड जो है या ड्रग कोर्ट या अथॉरिटी किसी भी किस्म का फैसला कर देते हैं तो उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, वो फाइनल होगा। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, जब सैंपल किए जाते हैं तो ज़ाहिर है आवाम को तो पता चलता ही है कि सैंपल्स यहाँ से किए गए हैं। तो अब क्या होगा कि जो उसके रिजल्ट्स आएंगे गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी ताकि आवाम को पता चल जाए, फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर वो ड्रग जो है वो स्पूरियस है, काउंटरफीट ड्रग है या मतलब अडल्ट्रेटेड ड्रग है, तो उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा सेल से और फिर उसको जो है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा,
ठीक हो गया। कैंसिलेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ लाइसेंसेस, यानी कि लाइसेंस जो है वो कैंसिल करेंगे। कब कैंसिल करेंगे? जब ज़ाहिर है कंडीशंस इस तरह की होंगी, जैसे उसने इस तरह की ड्रग बनाई जिससे पब्लिक हेल्थ जो है वो एंडेंजर हो गई, ठीक है, तो उसको जो है स्पेसिफाइड टाइम तक उसकी सस्पेंशन कर दी जाएगी। अब इस हवाले से कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं हमारे पास, तो आप ले लें इन अमेंडमेंट्स का स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं 2017 और 18 में सेम टू सेम है, बस इसमें जो है वो कहा है 30 डेज़ के लिए सस्पेंड करते हैं, इसमें कहते हैं 15 डेज़ के लिए सस्पेंड करते हैं। ठीक है, कहता है पीक्यूसीबी जो है वो जाके देखेगा और अगर मतलब ज़ाहिर है कि प्रॉब्लम वगैरह है तो वो सस्पेंड कर देगा। सीएलबी को यानी सेंट्रल असेसिंग बोर्ड को भी रिपोर्ट कर देगा और उस बंदे को कहेगा कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉपर रिमीडियल मेजर्स लें, यानी कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करें। ठीक है, अब वो जो मैन्युफैक्चरर है वो स्टेप्स लेगा, अपने वो प्रॉब्लम्स ठीक करेगा और पीक्यूसीबी को रिक्वेस्ट करेगा आके इंस्पेक्ट करो। अगर वो इंस्पेक्ट करता है, सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसका लाइसेंस रिस्टोर कर दिया जाता है। अगर नहीं होता तो क्या होता है कि वो 5 दिन पहले, यानी अगर उसका 30 दिन का है तो 25 दिन बाद तकरीबन कर लें, 5 दिन उसके उस सस्पेंशन पीरियड का एक्सपायर होने से पहले आएँगे और आके उसका जो है ना वो विज़िट करके इंस्पेक्शन करेंगे, पूरा आके देखेंगे। कहता है अगर उसके मतलब अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं उसने तो उसका लाइसेंस जो है वो कर दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है। और अगर उसने नहीं स्टेप्स लिए अभी तक तो फिर 90 डेज़ के लिए उसको दोबारा से सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर 90 डेज़ के बाद भी उसने स्टेप नहीं लिया तो उसको इमीडिएट उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर कैंसिल कर देता है वो तो फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो आगे अपीलेट बोर्ड में अपील कर सकता है विदिन 7 डेज़ और ज़ाहिर है रिमीडियल एक्शंस लेगा तो फिर ही है। अब ये 30 डेज़ का आ रहा है तो 2018 में 15 डेज़ था, बस बाकी सारे सेम है उसमें स्टेप्स। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है उसको पहले अपॉर्चुनिटी देगा कि वो आके अपनी प्रॉब्लम बताए और उसके बाद जो है उसकी सस्पेंड किया जाएगा और कंडीशंस देखते हुए उसको जो लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन है उसकी ड्रग्स की वो कैंसिल भी की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 जो हमारा इसका लास्ट पोर्शन होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।